हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और दूसरे एग्ज़ाम लेवल की के लिए सीरीज स्टार्ट है। ये चल रही है पॉलिटी की। तो दोस्तों, हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखेंगे 36 to 51। तो दोस्तों, पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? डायरेक्टिव बना है वर्ड डायरेक्शन से, और डायरेक्शन का मतलब होता है गाइड करना। प्रिंसिपल्स मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड स्टेट ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट का मतलब होता है जो कानून बना रहा है या कुछ भी ऐसा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि स्टेट जो पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, पॉलिसी जो स्टेट बनाएगी, यानी कि जो स्टेट, यानी कि हमने स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में देखा है फंडामेंटल राइट्स के। तो वहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन क्या बताया गया है? चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे लेजिस्लेचर्स हो, चाहे कोई भी बॉडी हो दोस्तों, अगर वो स्टेट से यानी सरकार से किसी भी तरह जुड़ी हुई है, सरकार के लिए काम कर रही है, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। तो उनके जो प्रिंसिपल्स के डायरेक्शन, उनको कैसे अपनी पॉलिसी बनानी है, उसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ये पूरा स्टेट के लिए, सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो सरकार को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गई कि सबसे पहला फीचर्स, हम पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस है। कहने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी जाती है स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि उनको किस तरीके से अपने पॉलिसी को बनाना है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 36 में भी स्टेट की डेफिनेशन है, और यही आर्टिकल जो है 12 के बिल्कुल बराबर है। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, आर्टिकल 36 इज इक्वल टू आर्टिकल 12, यानी स्टेट की डेफिनेशन इसमें भी है और स्टेट की डेफिनेशन इसमें भी है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिजेंबल करता है, यानी कि सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, इससे B.R. अम्बेडकर सर जो थे, उन्होंने भी कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रक्शंस का काम करेगा सरकार को, हमारे स्टेट को, हमारे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दोस्तों, ये उस टाइम पे 1935 में, मतलब 1935 में, ये गवर्नर जनरल के लिए आया था कि जो गवर्नर्स थे कॉलोनीज ऑफ इंडिया में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा थे, ठीक है, तो अपॉइंट किए गए थे। और तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस था दोस्तों कि मतलब उनको किस तरीके से इंडिया में रूल करना है, किस तरीके से लॉ पॉलिसी जैसे बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिजेंबल करते हुए यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ चीज़ें मिलती जुलती है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है किसको इंस्ट्रक्शंस देंगे ये, आखिर इस तो दोस्तों, स्टेट में सब आ जाते हैं, आपको पता है। तो लेजिस्लेचर्स को भी देंगे, एग्जीक्यूटिव को भी देंगे, यानी कि जो कानून बनाएंगे उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस है, और जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कानून को लागू करने का काम करते हैं, जो सरकार होती है, उनके लिए भी ये चीज़ें अप्लाई होती है। दोस्तों, इसमें वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट होता है नॉट अ पुलिस स्टेट। ठीक है, यहाँ पे वेलफेयर स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट। दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश का रूल था जब हमारे इंडिया में, तो पुलिस स्टेट कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर, तो मतलब जो क्रूरता थी, जो क्रुएलिटी थी, वो ज़्यादा देखने को मिलती थी, और बस लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना था। वेलफेयर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब कि पब्लिक सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कि लोगों की भलाई के बारे में सोचना, गवर्नेंस के बारे में सोचना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना, ठीक है, ओवरऑल सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ऐसा कुछ नहीं था। उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, और अपना अपना फ़ायदा देखना था पूरे तरीके से। और पुलिस स्टेट थी, मतलब कि जो गलत करेगा वो, उसको क्रुएलिटी से उनको पनिश करना था। ठीक है, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंस था। दोस्तों, उसके बाद ये है कि नॉट जस्टिसिएबल, जो हमारा DPSP है, ये जस्टिसिएबल। तो दोस्तों, वेलफेयर स्टेट का ये मतलब हुआ कि अब जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये काम है कि वो वेलफेयर स्टेट बनाए, ना कि पुलिस स्टेट बनाए, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। नॉट जस्टिसिएबल, नॉट जस्टिसिएबल का मतलब दोस्तों ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो था हमारा, वो जस्टिसिएबल था। कहने का मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको मान लो कि आपको
आपको कोई थिएटर मूवी करनी है, ठीक है, आपको मूवी बनाना है, तो अपने शॉर्ट स्टोरी बनाई यूट्यूब पे, जैसे कि आपने देखा होगा, तो यूट्यूब पे आपको डालने के लिए एक शॉर्ट स्टोरी बनाई या शॉर्ट मूवी बनाई। लेकिन आपकी मूवी देखने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ये मूवी जो है पब्लिश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप कहोगे कि ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, तो आप तुरंत जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोलने के लिए कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रही है गवर्नमेंट। तो आप देखिए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखेगी, इंक्वायरी करेगी कि क्या है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो वहाँ पे फिर आपको पूरा फ्रीडम दिया जाएगा कि आप मूवी जो है अपना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल आप अपना इंजॉय कीजिए, आप अपनी मूवी पब्लिश कीजिए, डालिए जहाँ डालना है, ठीक है। तो कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह का नहीं है, हर प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, और क्योंकि दोस्तों आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर मान लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल्स के तहत अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करी, ठीक है, तो मान लो कि सरकार ने कुछ डायरेक्शंस नहीं फॉलो किए अपने पॉलिसी बनाते टाइम, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा है कि सरकार जो है कुछ पॉलिसी नहीं बना रही है, कुछ काम ही नहीं कर रही है, कुछ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, कि तो आप देखिए ये तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब ये प्रिंसिपल्स ऐड किया गया था हमारे संविधान में, उस टाइम पे बोला गया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो संविधान बना रहे थे वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के, तो उन लोगों ने आपस में डिबेट की। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का डिबेट भी आप देख सकते हो कि किस टॉपिक पे किसने क्या कहा। तो दोस्तों वहाँ पे उन्होंने ये आपस में बात की कि अगर इसको जस्टिसेबल कर देंगे तो सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और अभी जो है हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है, हम ऑलरेडी इतने सालों बाद ब्रिटिशर से फ्रीडम हुए हैं, और हमारे देश में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इलिटरेसी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा तो हमारे कंट्री में जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स थे वो भी ज़्यादा थे, धर्म को लेके, कल्चर को लेके, और काफ़ी चीज़ें की प्रॉब्लम्स थी, ब्लाइंड फेथ, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उनको लगा कि सरकार पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और इसके बाद ये है कि रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास, तो अगर कोई ये कहे कि हमें कंपलसरी एजुकेशन दो, फ्री में एजुकेशन दो, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी पूरा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए उनको लगा कि हमने ऐसा क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम ये चीज़ पूरा सरकार पे ही छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लाने की क्या ज़रूरत है ना। तो उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट को लाने की नहीं ज़रूरत है, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे कि दोस्तों कि उन्होंने सरकार को बोला कि हम ये सिटीजन्स पे और पब्लिक पे छोड़ते हैं कि वो किस तरीके से अपने गवर्नमेंट को जज करती है। तो दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको ये देके समझाती हूँ कि जब भी इलेक्शन होता है, ठीक है, तो इलेक्शन के बाद दोस्तों रिज़ल्ट जो होता है, रिज़ल्ट किसके हाथ में होता है, वोटिंग किसके हाथ में होती है, तो लोगों के हाथ में होती है, सिटीजन के हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशन नहीं मिला है, आपके साथ आप पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कंट्री में है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है देश में, तो आप सरकार को क्या करोगे, गिरा दोगे, है ना, नई सरकार बनाओगे या फिर वोट नहीं दोगे। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे जो चीज़ थी, जो हमारे संविधान के लोग थे, जो वहाँ पे आइडल्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये सिटीजन पे छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को रहने दीजिए, क्योंकि लोगों से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होता है। तो इसको जस्टिसेबल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर सरकार अपनी पॉलिसी सही से नहीं बनाएगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। कितने सालों तक चलेगी, मुश्किल से 5 साल तक चल पाएगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो था ये एक बेसिक फीचर्स था जो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे एक है कि क्लासिफिकेशन किया गया लक्ष्मीकांत में कि एक जैसे कि या तो हम इसे डायरेक्ट पढ़ सकते थे कि आर्टिकल 36, 37, 38 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम उसको डिवाइड करके क्लासीफाई करके पढ़ें। जैसे कि सोशलिस्ट में क्या आएगा, गांधीयन में क्या आएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या आएगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि सोशलिस्ट जो है ये एक तरह की आइडियोलॉजी होती है जो कि ये कहती है कि सब इकट्ठे रहेंगे,
कलेक्टिव आइडियोलॉजी, कलेक्टिव रहने में बिलीव करते हैं ये, और इनको ये लगता है कि यहाँ पे स्टेट का इम्पॉर्टेंट रोल है, और यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो बराबर में बांट दीजिए, सब अच्छे से रहेंगे, सब ना किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ना किसी के पास बहुत ज़्यादा कम पैसा होगा। तो ऐसी सोसाइटी में ये बिलीव करते हैं। गांधीयन थॉट्स, गांधीयन की अपनी अलग थॉट्स है। वो कहते हैं कि विलेज को सबसे पहले आप गांव को डेवलप कीजिए, उसके बाद आप शहर की तरफ जाइए, तो शहर अपने आप डेवलप हो जाएगा। आप हमारे इंडिया जो है उसका जो जड़ है वो गांव में है। अभी भी बहुत सारे पॉपुलेशन, दोस्तों उस टाइम पे तो 70 से 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। तो इसीलिए गांधीयन थॉट्स ये कहती है कि एग्रीकल्चर विलेज को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, उसको सही कीजिए, जो शहर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आखिर गांव के लोग ही तो शहर में जाएंगे। और दोस्तों लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स थोड़ा सा वेस्टर्न थॉट है, थोड़ा सा लिबरल सोच है, फ्री सोच है, हमारी मतलब अपनी आइडियोलॉजी से, सब्जेक्टिव सोच से हटके है, और थोड़ा वेस्टर्न है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में, मतलब हमारे जो आर्टिकल्स हैं, हमने हर तरीके से आर्टिकल्स जो है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड किया है। और इसलिए इंक्लूड किया है ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी है दोस्तों, हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक कल्चर पे और एक लॉ पे नहीं चल सकता। वन साइज डजेंट फिट ऑल। ठीक है, तो एक साइज सबको फिट नहीं करेगी। जैसे कि अगर मैंने एक कानून बना दिया, ठीक है, मैंने कहा एक ही कानून रहेगा और ये सब पे लागू होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। सबके रिलीजन में भी अपने धर्म होते हैं, जैसे कि इस्लाम में शरिया एक्ट लागू होता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी होती है, कुछ बाइबल्स को फॉलो करते हैं वो लोग, बाइबल को। तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमने अपने कल्चर और अपने देश के हिसाब से, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे यहाँ, मिक्स्ड कल्चर है, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ मिक्स्ड आइडियोलॉजी भी है। हर तरीके के आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा, हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स को, उसके हिसाब से हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक एक सिंक्रनाइज करके, लाइक 36, 37, 38 करके भी रिवाइज़ करवा दूँगी। और दोस्तों इसका रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स का अलग से एक छोटा सा पेज पे, A4 साइज पेज पे, इसके आर्टिकल्स की जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसे दीवार पे चिपका लीजिए, टेबल पे चिपका लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये याद नहीं होता। ये बहुत ईजी होता है, हमें पढ़ने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन आज तक मतलब मुझे भी बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं याद हैं अभी भी, तो जल्दी याद नहीं होते, कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से, और 2020 के प्रीलिम्स में भी दोस्तों क्वेश्चन आया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से 2 सवाल। तो दोस्तों यहाँ पे सोशलिस्ट इंक्लूड्स, सोशलिस्ट में आर्टिकल 38, 39, 39A, वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको देखने के लिए, बार बार रिवाइज करने के लिए। 41, 42, 43, 43A, 47। दोस्तों जहाँ A लग जाता है उसका मतलब होता है कि अमेंडमेंट की गई, यानी कि उस आर्टिकल में कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधीयन इंक्लूड्स। गांधीयन में दोस्तों आएगा कि 40, 43, 43B, 46, 47, 48, और लिबरल में आएगा 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे आर्टिकल्स को डीप एनालिसिस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारे DPSP के आर्टिकल्स अच्छे से समझाऊंगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।